जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। फ्रेंड्स, आपका कंपटीशन यूथ विद घनेंद्र सर के टॉपिक वाइज डेली 30 एमसीक्यूज़ का यह आपकी 5th वीडियो है, जिसमें कि आपको 4 वीडियो इसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दी गई हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5th नंबर टॉपिक, जिसमें मगध राज्य एवं मौर्य साम्राज्य से जो भी आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह आपके इस वीडियो कवर करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे में एमसीक्यूज़ पे ही जो सारा कवर अप हो जाए, इस तरह से एमसीक्यूज़ की ये वीडियोस तैयार की गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे अपनी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था मगध राज्य, हमारा जो पहला टॉपिक, वो जो टॉपिक है 5th नंबर टॉपिक है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष व मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, इन दोनों से ही हमने यहाँ पे 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकते हैं और जो ज़्यादातर बनते भी हैं वो क्वेश्चन इसमें आपके कवर अप कर दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें बिंबसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका जरासंध, ऑप्शन नंबर सी है आपका बृहद्रथ, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अजात शत्रु। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था फ्रेंड्स बिंबसार। कौन था? बिंबसार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन था फ्रेंड्स? बिंबसार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा? जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबसार, उन्होंने राजवैद्य, उनका कौन था? जीवक। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका, राजवैद्य कौन था? जीवक। तो राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे राजा प्रद्योत, ऑप्शन नंबर सी है बृहद्रथ, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, बिंबसार ने जो राजवैद्य जीवक था उसको फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध और राजा प्रद्योत दोनों की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कुड़िक किसका उपनाम था? कुड़िक किसका उपनाम था? सबसे पहले तो कुड़िक पता होना चाहिए। कुड़िक वर्ड का मतलब क्या है? कुड़िक वर्ड का मतलब है अपने पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला, उसको क्या कहा जाता था? कुड़िक। तो कुड़िक जो था वो उपनाम था। पहला ऑप्शन है आपका बिंबसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आपका कालाशोक, या ऑप्शन नंबर डी जरासंध। तो फ्रेंड्स, जो बिंबसार का बेटा अजातशत्रु था, उसने अपने बाप बिंबसार को मारकर उसकी जो वो थी सत्ता थी वो हत्या ली थी। तो कुड़िक जो उपनाम था वो था अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु, या ज़्यादातर आता है एग्जाम में, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु जो था वो आपका जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षाकार कौन था? वर्षकार कौन था? ये जो अजीब से नाम बनते हैं ना इस तरह के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। हमें पता ही नहीं चलता ये क्या से कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो जो वर्षकार था, ऑप्शन नंबर है अजातशत्रु का सेनापति, अजातशत्रु का मंत्री, अजातशत्रु का राजवैद्य, या फिर शासक। कोई शासक होगा। तो फ्रेंड्स, वर्षकार जो था वो था आपका अजातशत्रु का मंत्री था। कौन था? अजातशत्रु का मंत्री। जो अजातशत्रु था ना, जब उसने वैशाली विजय हासिल की थी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इसके वर्षकार जो मंत्री था उसका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर बी है बिंबसार, ऑप्शन नंबर सी है आपका अजातशत्रु, या ऑप्शन नंबर डी उदयन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र शहर था ना उसकी जो स्थापना की थी वो की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ये वंश के जो अंतिम राजा हैं, फर्स्ट राजा हैं, ये जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के जो प्रथम राजा थे, अंतिम राजा,
कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका उदयन, ऑप्शन नंबर बी है कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी है आपके यहाँ पे नंदीवर्धन, या ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो फ्रेंड्स आपका शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था फ्रेंड्स आपका नंदीवर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखने की क्या तरीका है, जैसे शिशुनाग, नाग आ रही है ना, ऐसी नंदी, शिशुनाग नैसे नंदीवर्धन, ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? किसका? नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे पद्मानंद, महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी है घनानंद, ऑप्शन नंबर सी है नंदीवर्धन, या ऑप्शन नंबर डी नागदशक। तो फ्रेंड्स नंद वंश जो था उसका जो संस्थापक माना जाता है वो था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिकंदर और पोरस के साथ, सिकंदर और पोरस के साथ या सिकंदर और पोरस के बीच, यहाँ आएगा आपका बीच, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जिस नदी के किनारे हुआ था उसको वर्तमान काल में किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के बीच हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका झेलम, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे व्यास, या ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो फ्रेंड्स उस नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है फ्रेंड्स झेलम नाम से। किस नाम से जाना जाता है? झेलम नाम से। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि झेलम को पहले क्या बोलते थे जब वर्तमान काल में झेलम बोलते हैं। तो झेलम को फ्रेंड्स जो वर्तमान काल में बोलते थे वो बोलते थे विस्तता। क्या बोलते थे? विस्तता। क्या बोलते थे? विस्तता, ठीक है। और पोरस कौन था? पोरस फ्रेंड्स पंजाब का शासक था। कौन था? पोरस पंजाब का शासक। कहाँ का शासक? पंजाब का। पंजाब का शासक था पोरस, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर, जो सिकंदर था उसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर का कोई घोड़ा था जो उसका बहुत प्रिय था, क्या था? जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की। जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की। तो पहला ऑप्शन है आपका पे हैरात, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका नीलमणि, ऑप्शन नंबर सी है अश्वराज, या ऑप्शन नंबर डी आपका बाऊ केफला। तो फ्रेंड्स सिकंदर का एक घोड़ा था जो उसका बहुत ही प्रिय घोड़ा था, ठीक है। तो उसके नाम पर उसने एक शहर बसाया था झेलम नदी के किनारे, उसका नाम था फ्रेंड्स बाऊ केफला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? बाऊ केफला। तो घोड़े का नाम भी बाऊ केफला था, फिर उसके नाम पर ही उसने सिटी का नाम बाऊ केफला रख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली भी है। तो पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है विक्रमादित्य, या ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो फ्रेंड्स मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन है आपका, चाणक्य को नामों से जाना जाता है। जो चाणक्य थे, चाणक्य कौन थे? जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कौन थे? चाणक्य गुरु भी माने जाते हैं उनके, ठीक है। जो उन्हीं की वजह से, चाणक्य की वजह से ही इनको, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शासक बने थे। मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना की थी ना, तो इन्होंने शासक बनने के बाद ही की थी। तो चाणक्य की मदद से ही घनानंद को हराकर इन्होंने मगध की गद्दी पर अधिकार लिया था, इसलिए, ठीक है। चाणक्य की, इसलिए इनके जो वंश है मौर्य वंश, उसमें बहुत बड़ी सी रोल है उनका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अनुयायी थे जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली?
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी है चाणक्य या ऑप्शन नंबर डी आपका प्लूटार्क। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो जो ली थी भद्रबाहु से। किससे ली थी? जैनी गुरु भद्रबाहु से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो खत्म करने की प्रयास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको 30 क्वेश्चन लर्न हो जाएं। चलिए नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था या भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका चंद्रगुप्त सेकंड या ऑप्शन नंबर डी आपका हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स दो मेगास्थनीज थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, इंपॉर्टेंट डाल लेना। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, जो अमित्र घात नाम से जाना जाता था वो किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे अशोक को या ऑप्शन नंबर डी है अजात शत्रु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक या ऑप्शन नंबर डी है अजात शत्रु। तो अमित्र घात के जो नाम से जाना जाता था वो जाने जाते थे बिंदुसार। कौन जाने जाते थे? बिंदुसार। तो क्यों जाने जाते थे? अमित्र घात का मीन्स है फ्रेंड्स कि जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु को मारने वाला। ठीक है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। ये कौन किस नाम से जाना था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें वीडियो में सारे ही कवर किए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार 2-3 बार देखें तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता था? बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका मित्रघात, ये तो मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, मित्रघात नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका भद्रसार, इस नाम से भी जाना जाता था, भद्रसार भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी है आपका सिंहसैन, ये भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, इसका मैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता था? किन किन नामों से जाना जाता था? अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसैन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, तक्षशिला में विद्रोह किसके शासन काल में हुए थे? तक्षशिला जो हमारा क्या था? विश्वविद्यालय था, उसमें जो विद्रोह हुए थे वो किसके शासन काल में हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिंबसार या ऑप्शन नंबर डी आपका उदयन। तो फ्रेंड्स जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे वो हुए थे बिंदुसार के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो तक्षशिला जो हमारा विश्वविद्यालय है उसमें जो विद्रोह हुए थे वो बिंदुसार के शासनकाल में हुए थे, तो पता चल गया। ठीक है, तो विद्रोह जो हुए थे कितने हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। कितने हुए थे? 2। जिसे रोकने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। पहले तो किसे भेजा था? सुसीम को, और बाद में किसे भेजा था? अशोक को। पहले भेजा था सुसीम था उनका, ठीक है, सुसीम को, फिर भेजा था अशोक को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डियानीशियस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? डियानीशियस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उदयन, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंबसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स डियानीशियस जो था नामक राजदूत वह अशोक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? अशोक के में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो इसका मतलब अशोक कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उपगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रसन्नजित या ऑप्शन नंबर डी है रुद्रकरामपुत्र। तो फ्रेंड्स अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिपि जरूर आती है एग्जाम में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर बी है खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीक या ऑप्शन नंबर डी अरमाइक और ऑप्शन नंबर ई भी है इसमें, वो है सभी।
तो फ्रेंड्स अशोक के शिलालेखों में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो आपको यहीं में याद करा देता हूँ। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, चारों लिपियों का फ्रेंड्स प्रयोग हुआ है। तो यह सभी आंसर इसमें आपको टिक करके आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया गया है। अशोक के जो अभिलेख थे जिसमें 4 तरह की लिपि का प्रयोग हुआ है जो मैंने बताया था, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन है वो है शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी है गुहा लेख, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख थे उनको 3 पार्टों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहला है आपका शिलालेख, और दूसरा है आपका स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुहा लेख, और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे 12, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है आपका 16, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 18। तो फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख थे, शिलालेख थे वो है टोटल हमारे, अशोक के शिलालेख कितने थे फ्रेंड्स, अशोक के जो शिलालेख थे वो थे फ्रेंड्स 14। कितने थे फ्रेंड्स, 14 शिलालेख, 14 शिलालेख थे अशोक के टोटल। ठीक है, नाम नहीं आता, बस संख्या आती है कि कितने अभिलेख थे एग्जाम में। ठीक है, तो कितने अभिलेख थे फ्रेंड्स अशोक के टोटल, 14 अभिलेख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख था जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो कलिंग युद्ध जो अशोक का हुआ था उस युद्ध में फ्रेंड बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे सैनिक मरे थे। तो इतनी मौतें देखकर अशोक ने क्या किया कि कभी शस्त्र ना उठाने का उसने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। तो उसके बाद अशोक ने युद्ध करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10वें अभिलेख में, शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी है 9वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी है 13वें शिलालेख में, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 14वें शिलालेख में। तो फ्रेंड्स जो आपका अशोक ने जो युद्ध करने छोड़ दिए थे, जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो है फ्रेंड्स 13वें अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अशोक के जो स्तंभ लेख थे की संख्या कितनी है। शिलालेख की कितनी बताई थी फ्रेंड्स अभी मैंने, शिलालेख कितने थे अशोक के टोटल 14। तो ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे स्तंभ लेख कितने हैं वो बताने और किस लिपि में लिखे गए हैं ये भी पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका ब्राह्मी, 8 है ब्राह्मी लिपि में नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका 7 ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 6 है आपका खरोष्ठी, वो भी 6 बोला है इसने। ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 ग्रीक। तो फ्रेंड्स अशोक के जो स्तंभ लेख थे वो थे फ्रेंड्स टोटल आपके, अशोक के स्तंभ लेख कितने थे टोटल, वो थे आपके टोटल 7। कितने थे अशोक के स्तंभ लेख टोटल 7। और किस लिपि में थे फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंदरहार अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, या ऑप्शन नंबर डी है आपका रामपुरवा अभिलेख। तो फ्रेंड्स जो रानी का अभिलेख कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रेंड्स कौशाम्बी अभिलेख को। किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था। ठीक है, उस समय जो प्रांत हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे चक्र, ऑप्शन नंबर बी है संस्था, ऑप्शन नंबर ए था आपका राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका संस्था, ऑप्शन नंबर सी है आपका चक्र, या ऑप्शन नंबर डी है आपका मात्रक। तो फ्रेंड्स अशोक के समय जो प्रांत हुआ करते थे उनको कहा जाता था चक्र। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, चक्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अशोक के समय जो प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी, वो थी 5। कितने प्रांत थे फ्रेंड्स, 5 प्रांत थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यहाँ पे क्या है,
बिना बारिश के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बहुत जो भूमि होती है वो बिना बारिश के तो फसल होती नहीं है, तो जब हो भी जाती थी अच्छी फसल बिना बारिश के तो उस भूमि को कोई नाम दिया गया था। वो क्या दिया गया था वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अदेव मात्रक, ऑप्शन नंबर बी है सीता भूमि, ऑप्शन नंबर सी है आपका मातृभूमि मातृदेवी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिना वर्षा के जो अच्छी भूमि हुआ करती थी, अच्छी फसल जो हुआ करती थी, तो उस भूमि को हम बोलते थे उस समय पे अदेव मात्रक। क्या बोला जाता था? अदेव मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मौर्य वंश था, प्रथम शासक कौन था जिसने बनाया था? वो थे हमारे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे अशोक, ऑप्शन नंबर बी है बृहद्रथ, या ऑप्शन नंबर सी उदयन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे फ्रेंड्स बृहद्रथ। कौन से? बृहद्रथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यों, क्या बोलेंगे इसे? राण्यों अशोक। राण्यों अशोक का मतलब है राजा अशोक। राजस्थानी भाषा में राण्यों बोलते थे, राण्यों। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे राण्यों, हमारा राजा आ गया। ठीक है, राण्यों अशोक उल्लेखित है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प कला शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यों अभिलेख उल्लेखित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका कंगलहल्ली, ऑप्शन नंबर बी है सांची अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है आपका सहबाजगढ़ी शिलालेख, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सोहागोरा शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका कंगनहल्ली। क्या होगा फ्रेंड्स? कंगनहल्ली में राण्यों अभिलेख, राण्यों अशोक लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपकी 5th वीडियो के यहाँ पे आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर के आपके 5th वीडियो के सारे 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट इन 2 टॉपिक्स में से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ इसके अंदर कवर करा दिया गया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, अगर आपको डेली वीडियो इस तरह से देखनी है तो आपकी बेल आइकन भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।